Hello students, welcome to Malika's literature classes. I hope you all are doing well in your lives and अच्छे से पढ़ाई करते होंगे आप लोग। एंड जितने भी मैंने चैप्टर्स अपलोड किए हैं सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली हेल्प यू आउट। So without wasting any time, let's start today's chapter, Silk Road, which is written by Nick Middleton. बेटे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। नॉर्मली मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको, लेकिन इस चैप्टर में मैं पैरा बाय पैरा एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, बिकॉज जो कोर है वो लाइन में नहीं है। नॉर्मली एक्सट्रैक्शंस जो होते हैं इस चैप्टर से नहीं आते हैं, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो इसमें अगर मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, एंड जिस भी मैंने बैच में पढ़ाया है इस चैप्टर को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट सेड टू मी दैट कि मैम प्लीज़ पैरा वाइज पैरा आप एक्सप्लेन करिए, बिकॉज इट्स नॉट नीडेड कि इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ें। ये एक ट्रैवलॉग की तरह है, ये एक आर्टिकल है विच इज़ रिटन बाय निक मिडल्टन। ही इज़ अ जियोग्राफर एंड ही हैज़ ट्रैवल्ड 50 कंट्रीज़ टिल द टाइम। और उन्होंने जितने भी एडवेंचर्स फेस किए हैं, जितने भी किए हैं, जितने भी ट्रैवलिंग की हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, और कितनी मशक्क़तें फ़ेस की उन्होंने, जंगलों में कैसे रहा है, सारी चीज़ें उन्होंने, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं बेटा, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। उसमें से उन्होंने एक लिखा है द सिल्क रोड, जिसमें उन्होंने वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे के बारे में बात की है, जो है सिल्क रोड। एंड उसी का एक छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में है, एंड ये एक आर्टिकल है, सो हम एक आर्टिकल के तौर पे पढ़ेंगे। सो डोंट माइंड अगर मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाती हूँ। अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आपके चैप्टर का। अगर आपको लगेगा कि लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो प्लीज़ आप कहिएगा मुझसे, मैं लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेनेशन डाल दूँगी। बट अभी हम उन ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का फोकस करते हैं जो पैरा बाय पैरा एक्सप्लेनेशन को चाहते हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी इससे एक्सट्रैक्शंस नहीं आते हैं ऑन इमोशनल एंड इससे बहुत कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है इस चैप्टर से। बस इतना है कि हम जब कोई ट्रैवलॉग पढ़ते हैं कि एक पर्सन जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करता है, एंड किस तरीके से वो बसेस लेता है, ट्रेन लेता है, किस तरीके से होटल करते हैं, कहाँ घूमते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अगली बारी अगर हम उस प्लेस पे ट्रैवल करते हैं तो एट द बैक ऑफ आवर माइंड एक चीज़ रहती है कि अच्छा सेकेंड हैंड नॉलेज है, फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, तो एक प्रायर नॉलेज है अप टू सम एक्सटेंट। सो इसको पढ़ने के बाद आपको एक प्रायर नॉलेज मिल जाएगी कि माउंट कैलाश जो है, जहाँ पर हमें जाना होता है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, एंड वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, एंड राइटर ने क्या क्या फील किया। इसमें जो नरेटर है वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, और वो एक पिलग्रिम पे आए हैं, एक पिलग्रिमेज पे आए हैं माउंट कैलाश में कोरा करने के लिए। कोरा क्या होता है बेसिकली बेटा, आपके हिंदू कल्चर में ये कहा जाता है कि परिक्रमा, एक जगह की चक्कर लगाना, और उसका एक अलग मायना होता है। सो अगर हम बात करें तिब्बतन कल्चर में तो उसको कोरा कहते हैं। सो वो कोरा करने के लिए आए हैं और एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आए हैं। एंड उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इट्स वेरी ईजी ना, कि आप एक ईजी पाथ चूज़ कर सकते हो, आप ट्रैवल करके बाय फ्लाइट आप जा सकते हो, बट हमारे नरेटर ने एक बहुत ही टफ रास्ता चुना। वो कहते हैं ना, जितनी मशक्क़त से आप भगवान तक पहुंचते हो उतना ही आपको ज़्यादा फल मिलता है। बेसिकली यहाँ पर भी यही चीज़ है कि वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से गए थे, तो वो सारी चीज़ें फॉलो करना चाहते थे, उसी प्रोसीजर से वो चीज़ करना चाहते थे जैसे कि नॉर्मल एक कॉमन पीपल करता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। पैरा बाय पैरा पढ़ेंगे कि आप लोगों को बोर भी ना हो और आप लोगों को समझ में भी आ जाए इस चैप्टर में क्या है। A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French lobes glowed pink as the sun emerges to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. सबसे पहले सेटिंग की बात करते हैं, किस तरह का सेटिंग है। वो बात कर रहे हैं कि
एकदम बिल्कुल सुबह की बात कर रहे हैं वो, थोड़ी थोड़ी, जब आप एकदम सुबह सुबह उठते हो, भोर के वक्त उठते हो, जिस समय डॉन का टाइम होता है, तो हल्का हल्का अभी मून होता है। सो उस समय की बात कर रहे हैं और आसमान की बात कर रहे हैं कि जो आसमान है वो हल्का हल्का पिंक है, थोड़ा थोड़ा उन्हें क्या दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा मून दिख रहा है, और अराइवल ऑफ सन का वो वेट कर रहे हैं। माउंटेनियस एरिया है, माउंटेन वाला एरिया है, सो वो ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है जैसे कि फ्रेंच लोव्स होते हैं, ब्रेड होते हैं, थोड़ा सा पिंकिश टाइप का ब्रेड होता है बेटा, वही कलर जो है वो आसमान का भी है। एंड उस आसमान के नीचे जो पहाड़ है उसकी जो चोटी है, उसका जो पीक पॉइंट है वो भी पिंक पिंक हो रहा है। सो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। आप इमेजिन करिए कि आप अगर माउंटेन वाले एरिया में जाते हैं, आसमान जो है वो पिंक है, थोड़ा थोड़ा पहाड़ भी पिंक लग रहा है, अच्छा सा मौसम है, तो कितना अच्छा फील होगा। सो ये सेटिंग है। अब स्टार्ट करते हैं। Where was I? Now that we were leaving Ravo, Lamo said she wanted to give me a farewell present. One evening, I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. She would said that I ought to get some warmer clothes after tucking back into her tent. She emerged carrying one of the long-sleeved skinned coat that all our men wore. Satan sized me up and we clambered into his car. "Ah, yes," he declared, "Drogba, sir." अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो नैरेटर है वो रावू में है एंड अब वो निकल रहे हैं माउंट कैलाश की तरफ। कहीं वो स्टे किए हुए हैं, नॉलेज नहीं है कि लामो कौन है, एक मे बी मेड हो सकती हैं या वो उस जो होटल में रुके हो वो उनकी जो भी वार्डन हो सकती हैं। उनको पता चला था कि जो नैरेटर हैं वो माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं एंड उधर जो एरिया होता है वो ठंड का होता है, इसीलिए जब लामो को पता चलता है कि वो माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं कोरा करने के लिए, वो तुरंत अंदर जाती है, तुरंत बाहर निकल के उनके लिए कोट लेकर आती हैं जो कि शिप का बना हुआ था है, बेसिकली वहाँ के लोग पहनते हैं और उससे क्या होता है कि उससे ठंड कम लगती है। एंड एक और कैरेक्टर आया है आपके पास बेटा, वो है डेनियल। सो डेनियल के साथ वो जा रहे हैं कोरा करने, डेनियल के साथ जा रहे हैं वो माउंट कैलाश की तरफ। एंड सेटन है, सेटन ये ड्राइवर है जो कि एक गाइड है, उनको बताता है कहाँ कहाँ क्या 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 है और उनको माउंट कैलाश तक पहुँचाता है। सो सेटन जो है वो देखता है उस कोर्ट में नैरेटर को, तो वो तुरंत कहता है कि डोकबा, वहाँ पर उस कोच को क्या कहते हैं, डोकबा सर, ठीक है। तो वो देखता है तुरंत एंड उसके लिए थोड़ा सा अनयूजुअल सा होता है कि बाहर का कोई इंसान एकदम नोमैड जैसे कपड़े पहनकर आ रहा है, एक बंजारे जैसे कपड़े पहनकर आ रहा है। We took a shortcut to get off the Chantang. Satan knew route that would take us southwest, almost directly towards Mount Kailash. It involved crossing several fairly high mountain passes. He said, "But no problem, sir," he assured us. "If there is no, what was the likelihood of that?" I asked, not knowing, sir, until we get there. अब यहाँ पर क्या है, वो रूट डिसाइड कर रहे हैं कि किस रूट से अगर जाएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा एंड वो एक ऐसा रूट चूज़ करते हैं जो कि साउथ वेस्ट की तरफ जाता हो एंड जहाँ से माउंट कैलाश जो हो वो डायरेक्टली वो पहुँच सकें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस साइड में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होगा, बहुत सारे स्नो गिरे होंगे। सो वहाँ पर वो पूछते हैं कि क्या चांसेस है कब तक पहुँचने के। सो वो बोलते हैं अगर वो स्नो नहीं हुआ तो हम ईजिली पहुँच जाएंगे, अगर हुआ सो बहुत, अब पता नहीं कब तक पहुँचे, कितना टाइम लगे, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। बेसिकली डिपेंड करता है कि उस टाइम का वहाँ पे मौसम कैसा है, स्नो होती है कि नहीं होती है। From the gently rolling hills of Rabu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles. अभी क्या है, जेंटली रोलिंग हिल्स मतलब कि बहुत पीकनेस नहीं है, ठीक है, बहुत स्लोपी नहीं है, अभी हल्का हल्का हल्का, जैसे कि आप जेंटली रोलिंग मीन्स जस्ट वेट अ मिनट, इस तरीके से है, ठीक है। जेंटली रोलिंग इस तरीके से नहीं है जिससे प्रॉब्लम हो सके। ओके, सो वो लोग जाते हैं एंड वो देखते हैं कि अभी उन्हें प्लेन रोड दिखता है, प्लेन एक खेत जैसा होता है, गार्डन जैसा होता है एंड उस पर वहाँ पे फ्यू गैजल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, okay, that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding before into the void. अब आप जब भी जाते हो किसी ऐसे माउंटेनियस एरिया में तो आप देखते हो कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर होते हैं जो अपना चारा चरते होते हैं एंड जैसे वो गाड़ी को आके देखते हैं वो तुरंत आपकी तरफ मुड़ के देखते हैं एंड फिर वो क्या करते हैं, अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं।
फर्दर ऑन एंड वो गैसेस जो हैं वो आपको वो खा रहे हैं, चल रहा है एंड उसके बाद क्या होता है वो नथिंगनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाते हैं। फादर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी। अब क्या है, अब रोड कैसा आया है, अब ग्रास कम है, ग्रासेस कम है, अब क्या है स्टोन्स आ रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चलाने में। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू। अब यहाँ पर जो वाइल्ड ऐसे हैं, वाइल्ड जो गधे होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। सेदन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। अब दूर से ही सेतन ने बता दिया था कि वो जो आपको दिख रहे हैं वो वाइल्ड ऐसे हैं और उसको कहा जाता है क्यांग। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट। बहुत ज़्यादा धूल उड़ती रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा की तादाद में होते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो उनके चलने से धूल उड़ती रहती है। सो दूर से ही सेतन को पता चल जाता है कि वहाँ पर जो हैं वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एसेस हैं। सो वो बताते हैं कि उसको कहते हैं क्यांग। यहाँ पे एक गाइड का रोल प्ले कर रहे हैं सेतन, जो हर चीज़ बताते चल रहे हैं narrator को। When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. मैनोवर्स मतलब बेटा हो जाता है बहुत ज़्यादा जो सोल्जर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा की तादाद में सोल्जर्स जब प्रैक्टिस करते होते हैं आने वाले वॉर के लिए। सिमिलरली ऐसा सीन नैरेटर को देखने को मिलता है जब जो भी वाइल्ड एसेस होते हैं वो जिस तरीके से कूदते रहते हैं, जो भी एक्ट करते रहते हैं वो इतना सिंक्रोनाइज वे में होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज़ की। एंड जिस तरीके से अपने पैर को थपथपाते रहते हैं उससे क्या होता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी उड़ने लगती है, पूरा जो एयर होता है वो फुल ऑफ मतलब डस्ट हो जाता है। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary Dokabas tending their flocks, sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. When the track took us close, the animals, the sheep, would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनको अब दिखता है कि एक बंजारे का ग्रुप है जिसको कहते हैं डोकाबाज। आई एम रियली सॉरी, लास्ट टाइम मैंने उस कोड को डोकाबाज कहा था। उसका कहने का मतलब था सेतन का कि जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस उन्होंने अपनाया था कोट पहन के, वो बिल्कुल ही डोकाबाज की तरह लग रहे थे। दैट मीन्स कि वो एक नोमैड की तरह लग रहे थे, एक बंजारे की तरह लग रहे थे जो बिलोंग करते हैं उस एरिया से। सो यहाँ पर जब वो लोग पहुँचते हैं सो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना जिन्होंने नॉर्मली देखा नहीं होता है, बहुत सारे अंग्रेज़ों को या गाड़ी वाड़ियों को, सो वो लोग क्या करते हैं बहुत ही एक इनोसेंट सी स्माइल लेकर उन्हें वेव करते रहते हैं। एंड जो बाकी के जो एनिमल्स हैं वो उनको देखते हैं एंड भागना शुरू कर देते हैं या व्हीकल के साथ। कभी कभी होता है ना कि जो डॉग हैं या गोट हैं वो जो व्हीकल को देखते हैं चलते हुए तो वो भी आपके साथ स्पीड लगाने लगते हैं उस व्हीकल के साथ। तो सिमिलरली ये सीन था इमेजिन। इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, राइटर ने किया है, तो आप हर बात पे इमेजिन करेंगे। आप खुद को अगर कनेक्ट कर पाओ तो बेटा आप भी रागू से ट्रैवल करना शुरू करो एंड इस नैरेटर की जगह खुद को मानो कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करो। डेफिनेटली व्हेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ डे आप माउंट कैलाश पे ट्रैवल करोगे, डेफिनेटली यू वुड रिमेंबर दिस स्टोरी एंड प्रायर नॉलेज आपको होगी कौन कौन क्या क्या चीज़ कहाँ पे और किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वाइल ट्रैवलिंग टू माउंट कैलाश। Okay. We passed enormous dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff standing guard. These beasts would cock their great big heads when they become aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. क्वेश्चन ये पूछ सकता है बेटा, जब वो पास करते रहते हैं तो वो टेंट के पास जब पहुंचते हैं नोमैड्स की पास रहते हैं तो उनको बहुत बड़े बड़े डॉग्स मिलते हैं और एक जो डॉग रहता है वो तिब्बतन मैस्टिफ रहता है, एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का डॉग जिसको हंटिंग डॉग भी कहा जाता है, जो प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। बिल्कुल बीस्ट की तरह लग रहा था, एक शैतान की तरह लग रहा था, बहुत ही खतरनाक, डेंजरस। जैसे ही वो हमें अप्रोच करता है वो देखता है, वो टर्न करता है, वो घूरता है एंड उसके बाद लाइक अ बुलेट, जैसे कि गन से बुलेट निकलती है जिसकी स्पीड जो होती है वो एकदम होता है ना कि एक सेकेंड के बराबर भी नहीं लगता है पहुँचने में, तुरंत वो भी उसी तरीके से उनके ओर वो दौड़ कर आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना होता है, उन्हें तुरंत अपना जो डायरेक्शन होता है वो चेंज करना पड़ता है उस डॉग की वजह से। जो
तिब्बतन मैस्टिफ्स होते हैं बेटा वो बहुत फेमस होते हैं, ये बहुत ही फेमस डॉग होते हैं और इनको सिल्क रूट के टूवर्ड्स उन्हीं के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता है, अलग अलग जगह पे पहुंचाया जाया करता था। तो ये बहुत ही अच्छे डॉग्स होते हैं। These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars, barked furiously and massive jaws. अब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े जबड़े हुआ करते थे, एकदम जो था ना डार्क नाइट से भी ज़्यादा ब्लैक हुआ करते थे, बहुत ही खतरनाक लगते थे। एंड कॉलर जो उनकी होती थी वो रेड कलर की होती थी। They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Satan to brake and sever. And यहाँ पर जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि वो एकदम एक बुलेट की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़े। दिस वॉज द रीज़न दैट कि सेटन को तुरंत रुकना पड़ा और सिवियर मतलब कि अचानक से टर्न लेना पड़ा दूसरे डायरेक्शन में। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. एंड 100 मीटर्स तक वो दौड़ते रहे जब तक कि उन्हें ये ना लगा कि वो उस एरिया से बाहर निकल चुके हैं। अब आप ये देख रहे हो कि वो कितना प्रोटेक्टिव है, कितना ज़्यादा लॉयल है अपने मास्टर के टूवर्ड्स की। वो किसी को भी करीब नहीं आने देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो करीब आ रहा है वो एक तरह का हार्म है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं। It was not difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs become popular in China's imperial courts as hunting dogs. एंड जिस तरीके से अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे सो इम्पीरियल मतलब बेटा रॉयल, सो रॉयल कोर्ट्स में चाइना के तिब्बतन मैस्टिफ्स फेमस थे। ये पता लगा पाना मुश्किल नहीं है क्योंकि इनको देखकर लगता है कि ये कितने अच्छे हंटिंग डॉग है, कितना ज़्यादा अटेंटिव, कितना ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशिएंट टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत की तरफ से ट्रिब्यूट अगर किसी को मिलता था तो वो तिब्बतन मैस्टिफ मिलता था, जिसको सिल्क रूट के थ्रू पहुंचाया जाता था जहाँ जहाँ लेकर जाना होता था। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice. Brilliant white and glinting in the sunshine, the trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. सेटिंग दिखा रहा है बेटा किस तरीके से वो जा रहे हैं, माउंटेन दिख रहे हैं उनको, ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है, किस तरीके से घाटियाँ दिख रही हैं, बहुत बड़े तादाद में रिवर्स दिख रहे हैं जो कि माउंटेन जो हैं वो उस पर वो ढके हुए हैं, स्नो से, आइस से ढके हुए हैं। एंड बहुत लंबे तक जो नदियों का किनारा है, जो नदियां हैं वो लंबे समय तक चल रही हैं, छोटी छोटी नदियां नहीं हैं, बड़ी नदियां हैं। एंड बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। एंड इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रेजुअली जो है हाइट की तरफ जा रहे हैं। अभी जो है प्लेननेस थी, पहले ग्रास आया, उसके बाद स्टोनी एरिया आया, उसके बाद अब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। द टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइड बम्पियर। रास्ता अच्छा नहीं होता है, सो कभी ना कभी गड्ढे आ रहे हैं एंड जो रास्ता है वो शार्पर हो रहा है। माउंटेन पे वो चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि उस पर क्लाइंब कर पाना, ठीक है, चाहे वो व्हीकल के थ्रू हो या बाय फुट हो। सीजन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब। एंड सीजन ने थर्ड गियर ले लिया है, स्लो कर दिया है एंड वो थर्ड गियर लिया है एंड वो फास्ट कर दिया है। एंड क्लाइंबिंग की पोजीशन पे बहुत ही फास्ट गाड़ी चलानी होती है, सो वो क्लाइंबिंग की पोजीशन पे है। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स ड्रॉप्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिचन। बीनीथ द रॉक्स हंग अप स्नो क्लंग ऑन ए नियर परमानेंट शेड। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो वैसे वैसे नज़ारा देख रहे हैं। एंड एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी पत्थर हैं, जो स्नो के बन गए हैं, जो स्नो के पत्थर है, बड़े पत्थर, उनके नीचे की तरफ लिचन, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर्स जो चिपके हुए हैं एंड ऑरेंज कलर के होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि वो रास्ता क्रॉस कर पाए, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। I felt snow clung on the near permanent shade. I felt the pressure building up in my ears. बेटा इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि जब आप हाइट की ट्रैवलिंग करते हो सो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं जो कि नैरेटर को ये चीज़ नहीं पता थी। तो जैसे हाइट की तरफ जा रहे हैं जो कि ऑल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है, सो कहीं ना कहीं उनका जो सर है वो हैवी हो रहा है, नाक वाक जो है वो बंद हो रहा है, ये उनको असर हो रहा है इस चीज़ का क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं है इस एटमॉस्फेयर के।
स्नॉटेड एंड क्लियर डाउन, नाक उनका ब्लॉक हो रहा है, फिर वो छींकते हैं एंड क्लियर करते हैं। वी स्ट्रगल राउंड अनदर टाइट बेंड एंड सेटन स्टॉप्ड। उसके बाद फिर हम एक झुकाव की तरफ, एक टर्निंग की तरफ आते हैं, अचानक से सेटन जो होता है वो कार को स्टॉप करता है। ही हैड ओपन हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ द सीट बिफोर आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन। स्नो, अब तुरंत वो ओपन करता है दरवाज़ा अपना, एंड कहता है, डेनियल कहता है, बताता है सेटन क्यों उतरा, क्योंकि स्नो है। मतलब कि जो सेटन ने कहा था कि अगर स्नो नहीं मिलेगा तो हम इजीली पहुंच जाएंगे, एंड नाउ इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि अब स्नो आ गया है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, जो बाहर का ठंडी हवा होती है वो उसको फील करता है, नरेटर फील करता है। A swath of white stuff lay across the track in front of us, stretching on maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. एक होता है ना कि एक स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो कि फुल ऑफ स्नो है, वो उनके सामने होता है, 15 मीटर्स तक होता है, एंड देन वो धीरे धीरे कम होता है स्नो, एंड देन उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ट्रेल ऑफ डस्ट यहाँ पर जो है वो डर्ट जो यहाँ पर है, फिर मिट्टी आ जाती है, स्नो ख़त्म हो जाता है। लेकिन 15 मीटर्स तक ये जो है स्नो रहता है। The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on the upslope side. The bank was too steep for our vehicle to scale, so there was no way round to snow patch. I joined Daniel as Satan stepped on the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above sea level. अब जो चीज़ है, पहली बात तो रास्ता जो है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, एंड जिस रास्ते में है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीपी है, बहुत ज़्यादा स्लोपी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप अगर माउंटेन पे हो, सो जो टर्निंग होता है माउंटेन वाला, उसके बाद इसके नीचे खाई है, सो अगर आप थोड़ा भी गड़बड़ करते हो तो आपकी जो गाड़ी है वो पलट सकती है, ठीक है, स्लिपरी है इस वजह से। सो सेटन उतरता है, एंड जो भी ये जो बर्फ़ होता है, ठीक है, उसे पैर के ज़रिए उसको टच करने की कोशिश करता है कि कितना ज़्यादा वो उसकी डेप्थनेस है एंड कितना ज़्यादा मतलब वो कंक्रीट है, ठीक है। एंड जब वो चेक करते हैं, स्टैम्प कर रहा है, वो पैर को पटक रहा है, देख रहा है कि किस तरीके से वो तोड़ पा रहा है कि नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि अगर वो तोड़ पा रहा है अपने पैरों के ज़रिए तो अगर व्हीकल चलेगा तो वो जो बर्फ़ होंगे वो ईजिली जो हो गए वो क्रश हो जाएंगे एंड वो आराम से निकल सकते हैं। लेकिन जो स्नो था, जो बर्फ़ था, आइस जो था, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, स्टैम्पिंग करने पे भी ब्रेक नहीं हो रहा था। अपने रिस्ट वॉच को चेक करते हैं एंड वो अभी 5,210 मीटर्स अबव है सी लेवल के, इतना ज़्यादा हाइट पे है। The snows did not look too deep to me, but the danger was not its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. If we slip off, the car could turn over. इतना ज़्यादा डेप्थनेस नहीं थी, अगर हम चलाते तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता, बट प्रॉब्लम उसकी डेप्थनेस नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी स्लिपरी थी, क्योंकि बर्फ़ जो होता है वो क्या करता है, स्लिप करेगा ना, आप खड़े भी रहते हो तो आप स्लिप करोगे ना, सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि वो अपनी गाड़ी चला के ले जाए पाए इस बर्फ़ पर। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, अगर हम फिसलते हैं तो सीधे खाई की तरफ जाएगी। एज वी सेटन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डॉट, एंड जैसे हम देखते हैं कि सेटन क्या करता है, बिकॉज सेटन जो होता है वो एक गाइड होता है, उसे नॉलेज होती है उस प्लेस के बारे में, सो ही न्यू वेरी वेल कि किस तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। वो डस्ट उठाता है, बहुत सारी मिट्टियाँ उठाता है और बर्फ़ पे डालने लगता है, 15 मीटर्स तक कंटिन्यू वो डालने लगता है, और उसकी हेल्प जो करते हैं वो बाकी लोग क्या करते हैं, उसके बाद फिर वो लोग उतरते हैं, डेनियल और नैरेटर, एंड वो भी लोग सॉयल मिट्टी डालने लगते हैं बर्फ़ पे, जिसकी वजह से जो एक स्लिपनेस है वो ख़त्म हो जाए। Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan's load. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car on its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. पूरी सॉइल डालने के बाद जब वो कार में जाते हैं सो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती है एंड वो उस रास्ते को क्रॉस कर लेते हैं। 10 minutes later we stopped at another blockade. Not good, sir, Satan announced as he jumped out again to survey the scene. This time he decided to try and drive round the snow. The slope was steep and studded with major rocks, but somehow Satan's negotiated them, his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted.
सबसे पहले, उसके बाद फिर जब हो जाता है तो फिर वो लोग एक और रास्ते पर आते हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन सेटन अब वो उतरने की बात नहीं करता है, अब उसको सॉइल डालने की बात नहीं करता है, बिकॉज इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। वो कहता है कि रिस्क लेते हैं, एंड रिस्क लेते 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 वो निकल जाता है उस रास्ते से। बहुत ही मुश्किल होता है, कई बारी बहुत सारे सामने करने पड़ते हैं। और एक और चीज़ आती है जो कि एक हेयरपिन बेंड है। हेयरपिन बेंड मतलब क्या होता है बेटा? यू टर्न होता है जहाँ पर आपको पता नहीं होता कि सामने से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से अगर रास्ता होता है, आपको नहीं पता कि इस साइड से कौन आ रहा है, आप अचानक से जाते हो, एंड एक्सीडेंट की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इस वजह से आप लोग धीरे धीरे चलाना चाहिए आप लोगों को यू टर्न में, एंड हॉर्न बजाते रहना चाहिए, सो दैट कि सामने वाले को पता चले कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है। सो उन्होंने रास्ते में एक यू टर्न भी क्रॉस किया। इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, एंड सेटन वो निकाल के लेकर आ पाए। आई चेक माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन। वी crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. मैंने कहा ऑल्टीट्यूड की प्रॉब्लम है बेटा, हाइट बहुत सारे लोग नहीं सफ़र कर पाते हैं, जो यूज्ड टू नहीं होते हैं, आदत नहीं होती है। अब जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, एंड जो नैरेटर हैं उनकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। उनका जो सर है वो बहुत ज़्यादा थ्रॉप कर है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस है उनके लिए। आई टुक गर्ल्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल विच इज़ सपोज टू हेल्प विद रैपिड एसेंट। एंड ऐसा माना जाता है कि अगर आप हाइट की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो इसीलिए वो बहुत गल्प, मतलब कि बहुत ज़्यादा की तादाद में, एक बारी मतलब एक ज़्यादा की तादाद में उन्होंने घोटना शुरू कर दिया, पानी को अंदर लेना शुरू कर दिया। सो क्या पता कि वो हेल्पफुल हो। We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. It was marked by the large crane of rocks festooned with white silk scarves and ragged crows flags. We all took a turn round the crane in a clockwise direction as is the tradition. The Satan checked the tires on his vehicle. He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. It sounded dangerous to me, maybe sir. Satan laughed but no spoken. अब यहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं एक जगह पे, जैसे कि आप पिलग्रिमेज पर जाते हो तो ऐसे बहुत सारे रास्ते आते हैं जहाँ पे लोग जो होते हैं, जो पिलग्रिम्स होते हैं, वो रुककर प्रार्थना करते हैं या अपना कोरा करते हैं। बहुत सारी मंदिरें मिलती हैं। सो माउंट कैलाश के रास्ते में भी ऐसे ऐसे चीज़ें मिलेंगी। सो यहाँ पे क्रेन ऑफ रॉक्स मतलब कि एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे ढेर हैं पत्थरों के, जिनको मूर्तियाँ मानी जाती हैं, जहाँ पे पूजते हैं लोग। सो उनका वो कोरा करते हैं, उनका वो परिक्रमा करते हैं वहाँ पर जाकर। एंड बहुत सारे फ्लैग्स भी लगे होते हैं। फ्लैग्स यहाँ पर क्या है बेटा? दुआएं, मतलब कि लोग मन्नत मांगने आए हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के कपड़े जो हैं उन्होंने लगाए हैं, बांधे हैं। अब क्या हुआ है कि जो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग टफ थी, जिसकी वजह से सेटन ने अपना टायर चेक किया व्हीकल का, एंड एक पेट्रोल टैंक पे रुका। एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा लो था, जिसकी वजह से जो पेट्रोल था वो एक्सपेंड हो चुका था, जिससे हिस की आवाज़ आती है, तो थोड़ा डरावनी आवाज़ आती है। लेकिन सेटन कहता है इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा होता रहता है और ऐसा नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पर स्मोक मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली पेट्रोल टैंक पे और इस जगह पे स्मोकिंग नहीं की जाती है, एक्सप्लोजन का डर होता है इस वजह से। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरीड डाउन। और जैसे ही वो नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि आदत है उन्हें नीचे की तरफ, मतलब नीचे कभी भी आप लोग अगर स्विंग पे बैठे होंगे तो जब ऊपर की तरफ जाता है तो अजीब सा आपका सर एकदम लाइट हेडेड हो जाता है, मतलब आपको ऐसा होता है कि चक्कर जैसा लगता है। जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो आप नॉर्मल फील करने लगते हो। सिमिलरली वो जब नीचे की तरफ आते हैं वो अच्छा फील करते हैं। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट, part of a work camp erected beside a dry salt lake. The plateau is pockmarked with salt flats with brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. अब यहाँ पर वो एक जगह पहुँचते हैं बेटा, एक प्लेटो है, एंड ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा गोंडवाना एंड ये सारे जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ज़्यादा मैं ज्योग्राफिक टर्म्स नहीं यूज़ करूँगी। आप एक कोलाइजन हुआ है, अलग अलग कोलाइजन जब होता है तो अलग अलग लैंडमार्क्स अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। सो ऊपर की तरफ से तो किसी टाइम पे ओशन हुआ करता था, दैट इज ओशन, जो कि अपवर्ड की तरफ चल गया, स्काईवर्ड की तरफ चल गया। लेकिन कुछ पार्ट जो थे ओशन के वो बच गए, एंड एक रिवर की तौर पर है, वो एक छोटे से रिवर की तौर पर है। और जहाँ पे वो एरिया है, ऐसे ऐसे घर हैं जो जिनकी रूफ जो है
वो बिल्कुल ही बर्फ़ से लदी पड़ी है। सो एक छोटा सा उनको अंश दिखना, जो कि आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी, एंड जैसे कि मैंने बताया कि जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, वो एक ज्योग्राफर हैं। सो उन्हें आइडिया है कि तैतीस ओशन क्या होता है, जो कि बहुत पहले एक BC के टाइम पे पाया जाता, बिफोर क्राइस्ट वाले टाइम में पाया जाता, बहुत पहले सेंचुरी में पाया जाता था। उसका कुछ अंश जो है अभी भी बचा हुआ है आफ्टर इवन कोलाइजन। ठीक है, ओके। दिस वन वॉज अ hive of activity, men with a pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt-encrusted boots. All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. एक एरिया है बेटा जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिंग होती है, स्पेशली सॉल्ट की ट्रेडिंग होती है, एंड बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने शॉवल्स को लेकर, अपने एक्सेस को लेकर वो क्या कर रहे हैं, वो खुदाई कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं सॉल्ट को, एंड लाइन बाय लाइन बसेस लगी हुई हैं उन सॉल्ट को ले जाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड किस तरह के कपड़े पहने हैं उन्होंने डोकावास पहने हुए हैं, जैसे कि राइटर ने पहना हुआ है, नैरेटर ने पहना हुआ है, एंड शूज़ ऐसे पहने हुए हैं जो इस तरह के शूज़ हैं जो कि जो स्नो है, जो सॉल्ट, जो स्नो है एंड जो सॉल्ट वाला कंक्रीट एरिया है उसको क्रस्ट कर सके, ताकि वो इजीली चल पाएँ, वो स्लिप ना कर पाएँ। सो इतनी ज़्यादा फुल ऑफ एक्टिविटी है किस एरिया में, जहाँ पे तैतीस ओशन का एक कुछ अंश पाया जाता है, जहाँ पे उन्होंने अपना टेंट लगाया और वहाँ पे बैठ के नूडल्स खाया। आपको भी ये चीज़ मिलेगी वाइल ट्रैवलिंग टू माउंट कैलाश। आप ये जगह फेस करोगे, ये जगह को एक्सपीरियंस करोगे। Okay, where was I? By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. अब वो लोग हौर पहुँचते एक स्मॉल टाउन जो कि एक लहासा का रूट होता है जो कश्मीर तक लेके जाता है। एंड डेनियल को माउंट कैलाश नहीं जाना होता है, इसलिए डेनियल जो होता है who was returning to Lhasa found a ride in a truck, so Satan I bade him farewell outside a tire repair shop. डेनियल को अब वो टाटा बाय बाय कहते हैं, क्योंकि जो डेनियल होता है उसे लहासा जाना होता है, लहासा से कश्मीर। We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Satan was eager to have them fixed since they left him with no spurs. क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा बम्पियर है, जिसकी वजह से बार बारी जो टायर है वो पंचर हो जा रहा है। 2 बारी पंचर हो चुका है, एंड सेटन कहता है कि तुरंत बनवाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास अलग से कोई टायर नहीं है। Beside the second tire he would change had been replaced by one that was as smooth as my bald head. And जो तीसरा टायर था जिन्होंने वो यूज़ किया था, वो बिल्कुल जैसे टायर पे आप देखते हो ना किस तरह से लाइनिंग बनी रहती है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ही प्लेन टायर होता है, जिसकी वजह से इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट वाइल ट्रैवलिंग। सो जल्द से जल्द उनको एक टायर लेनी थी, रिपेयर कराना था। Hor was grim, miserable place. There was no vegetation whatsoever, just dust and rocks, liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. अब आप इमेजिन जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, मुझे कई लोगों ने बताया है, जैसे कि हमने टीवी में देखा है कि जो जुहू बीच होता है मुंबई का, वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, आराम से, जैसे कि कोई शूटिंग हो रही है, आपने देखा है सीरियल्स में, कितना अच्छा लगता है खड़े होना। बट आई रिमेंबर्ड व्हेन माई फैमिली विजिटेड दैट पर्टिकुलर प्लेस, इतनी गंदगी कूड़े कचड़े से भरी हुई थी। वो समुद्र के लहरों को एंजॉय करने से ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र में थे कि कितनी गंदगी है, बिल्कुल ही हाइजीन नहीं है वहाँ पे, बहुत ही मुश्किल था वहाँ पे 1 घंटे भी बैठ पाना। सो समटाइम्स क्या होता है कि आपने पढ़ा होता है अपने किसी ट्रैवलॉग में कि वो प्लेस बहुत सुंदर है, या आपने इमेज देखी होती है गूगल पे, बट एक्चुअल में रियलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ओके, सो यहाँ पे जो हॉर है, जो स्मॉल टाउन है, वो थोड़ा सा हॉर एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, वो बहुत ही ग्रिम है, बहुत ही सैड वाला माहौल लग रहा है, अजीब सा है, बहुत ही कंडीशन ख़राब है, कूड़े कचड़े पड़े हुए हैं हर जगह पे। एंड सबसे दुख की बात ये है कि जो लेक मानसरोवर है, जहाँ से कहते हैं ना कि चारों मेन इम्पॉर्टेंट नदियाँ जो निकलती हैं, गंगा, सतलज,
ब्रह्मा, यमुना, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज़ करेक्ट मी एंड आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, बिकॉज इस मैटर में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इतना पता है कि कई लोग मानते हैं कि लेक मानसरोवर से 4 नदियाँ निकलती हैं। सेट ऑन द शोर ऑफ मैनसरोवर, तो बहुत ये था कि यार एक अच्छी प्लेस के पास ये टाउन है और इतनी गंदगी है, इतनी बुरी हालत है। तिब्बत्स मोस्ट वेनेरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, तिब्बत का ये एक ऐसा जगह था जहाँ पर सबसे बड़ा रिवर पाया जाता है हॉर के पास, एंड ये कंडीशन है। एंशिएंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। चलो यार आ ही गया, द इंडस, द गैंजेस, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। बहुत सारे लोग हिंदू कल्चर में भी एंड बहुत सारे लोग बुद्धिज्म कल्चर में भी ये मानते हैं। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, हम साइंस की, यूनिवर्स की स्टडी करते हैं थ्रू रिलीजन। ओके, सो यहाँ पर कॉस्मोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है कि चारों नदियाँ जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं वो मानसरोवर से निकलती हैं, बट डिफरेंट। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक, बट रियलिटी क्या है, क्योंकि वो ज्योग्राफर हैं, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो उन्होंने पता लगाया कि जो सिर्फ सतलज है वो ही सिर्फ लेक से बहता है, मानसरोवर से, बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। माउंट कैलाश से अलग अलग जगहों से, जस्ट बगल से जो नदियाँ निकलती हैं, उस नदियों से उनकी शुरुआत होती है। सिर्फ सतलज जो होता है वो मानसरोवर से निकलता है, बाकी जो नदियाँ होती हैं उनका जो इनिशिएशन होता है, जो उनका ओरिजिन होता है, वो माउंट कैलाश के बगल से होता है। वी वर विदिन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड। एंड हम मतलब दूर से ही हमें दिख रहा था वो पहाड़ वाला एरिया, एंड मैं बहुत ही ईगर था माउंट कैलाश तक पहुँचने के लिए। But I had to wait. Satan told me to go and drink some tea in Hall's only cafe, which, like all the other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. The good view of the lake through one of them helped to compensate for the drought. अब सेटन कहता है कि मुझे कुछ काम है, रिपेयर कराना है, अभी वक्त लगेगा, तब तक आप जाकर चाय पियो। एंड हॉर के पास, हॉर में एक कैफ़े होता है जहाँ पर जाते हैं, एंड जैसे कि हॉर का कंडीशन बहुत ख़राब रहता है, उस कैफ़े का भी कंडीशन बहुत ख़राब होता है, बहुत ही बुरी तरीके से वो बिल्डिंग होती है, खिड़कियाँ टूटी होती हैं, बट एक चीज़ अच्छी होती है, वो ये चीज़ कि उस टूटी खिड़कियों में से उनको बाहर का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ दिखता रहता है। आई वॉज served by Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. एंड आप कई बार किसी कैफ़े में जाते हो ना, गंदे कपड़े, मतलब पहले ही से बुरी तरह से गंदगी हो उस कपड़े में, एंड कोई आता है और उसी से टेबल साफ़ करना शुरू कर देता है। सो थोड़ा सा अजीब था उस नैरेटर के लिए। एंड कौन लेकर आता है, एक चाइनीज़ लुकिंग मैन होता है, जो कि यूनिफॉर्म पहना होता है, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना होता है, और वो आते हैं, साफ़ करते हैं, और उनके लिए एक ग्लास लेकर आते हैं एंड टी का एक बॉटल लेकर आते हैं। Half an hour later, Satan was relieved from my solitary confinement, and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards, out of town towards Mount Kailash. आधे घंटे बाद सेचन आते हैं और मेरे अकेलेपन को दूर करते हैं, एंड फिर हम निकल जाते हैं माउंट कैलाश की तरफ। एंड बहुत सारे रास्ते, बहुत अजीब रास्ता, रॉकी रास्ता होता है और गंदगियों से भरा रास्ता होता है। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I would read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला कि कई दफ़ा आप ट्रैवलॉग पढ़ के जाते हो, आप गूगल आउट करके जाते हो, और आपको लगता है कि यार एक्चुअल में ये प्लेस वैसा ही है, बट रियलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। सिमिलरली यहाँ पे नैरेटर कह रहे हैं कि मैंने जितनी भी ट्रैवलॉग पढ़ी हैं, मैंने जितना भी मानसरोवर के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है, बिल्कुल ही कंट्रास्ट एक्सपीरियंस था, बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपीरियंस था। उन्होंने क्या पढ़ा था, Ikai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. A couple of years later, the hollowed water had a similar effect on Sven-Hedin, a Swede who was not prone to sentimental outbursts. 2 अकाउंट्स पढ़े हैं उन्होंने मानसरोवर के, हॉर वाले प्लेस के, जहाँ पर बताया है इकाई कावागुची ने बताया है, जापानीज़ मॉन्क है, सेंट है, उन्होंने 1900 में ट्रैवल किया था और कहा था कि उस प्लेस की प्योरिटी के बारे में ऐसा डिफाइन किया था कि जब वो गए थे वहाँ पे तो उनकी आंखों में आंसू आ गया था, वो रोने लगे थे, वो सॉब कर रहे थे, वो मतलब फूट के रोने लगे थे कि इतनी प्योर जगह भी हो सकती है।
एंड सेकंड जो था आर्टिकल आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, मतलब कुछ साल बाद जो था, एक और गए थे पर्सन जिनका नाम था स्वेन हेजन, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते थे। नॉर्मली वो इमोशनल टाइप के पर्सन नहीं थे, प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, मतलब कि वो नॉर्मली इमोशनल टाइप के पर्सन नहीं थे, रोना नहीं आता था, लेकिन उस जगह को देखकर, उनकी प्योरिटी को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गया था। सो ये दो अकाउंट्स पढ़ के नैरेटर हमारे हॉर की तरफ गए थे एंड बिल्कुल ही कंट्रास्ट एक्सपीरियंस था, बिल्कुल ही ऑपोजिट एक्सपीरियंस था। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड a guest house in Darchin for what turned out to be another trouble night. Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. Though if the truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. अब यहाँ पर क्या है कि रात का समय आ गया है बेटा, ट्रैवलिंग अच्छी सही है, मतलब एक अच्छा, ओके आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर वर्ड, जस्ट फॉर रात के वक्त ट्रैवलिंग करना माउंटेनियस एरिया में इट्स नॉट सेफ। सो वो रात में रुकते हैं गेस्ट हाउस में डार्चिन में, एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है, क्योंकि जिस तरीके से वो हॉर में इतनी गंदगी से गुजरे थे, उनका जो कोल्ड था, उनका जो सर्दी था, वो फिर वापस आ गया था। एंड ट्रुथ बी टोल्ड, अगर कहा जाए कि सच क्या है, तो उनका जो सर दर्द था, उनकी जो ब्लॉकेज थी नाक की, वो एक्चुअल में हर्बल टी से भी नहीं गई थी। उन्होंने कोशिश की थी पीने की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I was not convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. My watch told me I was at 4,760 meters. It was not much higher than Ravu, and there I would been gasping for oxygen several times every night. Outgrown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scares me. अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मली हमें सर्दी जब महसूस होती है तो क्या होता है, हमारा नाक जो होता है ब्लॉक हो जाता है, हमें ऑक्सीजन, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर इवन राइटर ऑल्सो, इवन नैरेटर ऑल्सो, कि उनके लिए बहुत मुश्किल था। जब भी वो लेट रहे थे, उनकी जो नाक थी वो ब्लॉक हो जा रही थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर एक नाक ब्लॉक है तो दूसरे नाक में प्रॉपर वो ऑक्सीजन गेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो डर रहे थे। एंड यहाँ पर है नॉक्टर्नल, मतलब बेटा कि इस तरीके के जो डिस्टर्बेंस हैं, जो कि सर्दियों वाले डिस्टर्बेंस है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ हुआ नहीं था, यूज्ड टू थे कोल्ड के, लेकिन इस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, एंड वो उन्हें डरा रहा था, क्योंकि एक ऐसे प्लेस पे थे, बिल्कुल ही अननोन प्लेस पे अकेले थे, एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, एंड वो उस रूम में ही मर जाएंगे। डर लगता है ट्रैवलिंग के टाइम में, स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो। Tired and hungry, I started breathing through my mouth. After a while, I switched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen. But just as I was drifting off, I woke up abruptly. एंड बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, भूख लगी हुई थी उनको, एंड इस वजह से वो मुंह से सांस लेने लगी, क्योंकि नाक से वो सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर जैसे ही वो ब्लॉक क्लियर हो रहा था एक साइड का, वो कोशिश कर रहे थे ऑक्सीजन लेने की, बट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे, और जैसे ही उन्हें नींद आ रही थी, वो तुरंत अचानक से उठ गए। समथिंग वॉज रॉन्ग, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। कभी कभी होता है ना कि आप नर्वस होते हो या आपको डर लगने लगता है, आप स्क्योर्ड होते हो। माई चेस्ट फेल्ट strangely heavy, and I set up a movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curious, I thought. And जब भी अचानक से आप उठते हो या अचानक से आप छींकते हो, तो दोनों ही जो नाक का ब्लॉकेज होता है वो क्लियर हो जाता है। सो अचानक से उठने की वजह से वो दोनों क्लियर हो जाता है, एंड जो चेस्ट में उन्हें हैवीनेस फील हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है या गायब हो जाती है। I lay back down and tried again, same result. I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. एंड मैं कई दफ़ा उठा बैठा, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो फिर मैं डिसअपियरिंग इनटू नॉट, मतलब यहाँ पे कि हल्की हल्की मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैं नहीं सोना चाहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन. दिस टाइम आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप. अब यहाँ पर जिस तरीके की प्रॉब्लम फंक्शनिंग हो रही है उनकी बॉडी में, वो थोड़ी सी डरावनी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है. एंड इस समय ऐसा नहीं था कि वो सांस एकदम बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे, ऐसा लग रहा था कि एक अजीब टाइप की फीलिंग थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे थे, एक अजीब टाइप का. जब भी आप बीमार होते हो, जैसा फील करते हो, वो सिर्फ आपको पता होता है, तो किस तरीके की फीलिंग होती है, कितना नर्वस होते हो, कितना स्क्योर्ड होते हो, सिमिलरली वो भी वही फील कर रहे हैं.
Sitting up once more immediately made me feel better. I could breathe freely and my chest felt fine. But as soon as I lay down, my sinuses filled and my chest was odd. I tried propping myself up tight against the wall, but now I could not manage to relax enough to drop off. I could not put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again, so I stayed awake all night. And similarly, वो थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे बैठने के बाद एंड सांस ले पा रहे थे. फिर जब वो लेट रहे थे तो फिर उनकी जो साइनस वाली प्रॉब्लम थी, सर वाली प्रॉब्लम थी या नाक वाली प्रॉब्लम थी, वो फिर से बढ़ जा रही थी. एंड वो वॉल के सहारे लेकर वो बैठ जाते हैं एंड वो सोचते हैं क्या करूँ, सोऊं कि ना सोऊं. लेकिन कहीं ना कहीं उनके एट द बैक ऑफ माइंड ये आवाज़ आती है कि अगर मैं सोता हूँ तो शायद मैं दोबारा उठ ना पाऊँ. एंड उस डरने के चक्कर में पूरी रात जो रहते हैं वो जगे रहते हैं. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट व्हेन यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड टू गो टू माउंट कैलाश एंड वो ऑल्टीट्यूड फेस करना पड़े, वो हाइट, वो ट्रैवलिंग फेस करनी पड़े. सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम मे बी यू हैव ऑल्सो फेस्ड एंड मे बी सो इस तरीके का प्रायर हैंडी नॉलेज आप लेकर जाइए अगर आपको माउंट कैलाश जाना है तो. ओके. Satan took me to the Darchin Medical College the following morning. The medical college at Darchin was new and looked like monastery from the outside with a very solid door that led into a large courtyard. We found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I would been expecting. No white coat, he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the winds in my wrist. अब अगले दिन सेजन उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं डाचिन में एंड जो मेडिकल कॉलेज होता है वो बिल्कुल ही एकदम मेडिकल कॉलेज की तरह ना दिखकर एक मॉनेस्ट्री, एक रिलीजियस प्लेस की तरह दिखता रहता है. बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है, ओपन करते हैं तो बहुत बड़ा लंबा कोर्टयार्ड होता है. जब वो डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर ने पैराफेर्नेलिया मतलब होता है बेटा जो भी स्टेथोस्कोप, एप्रन, जो भी डॉक्टर्स लिए होते हैं, जो कि हमें एक इमेज क्रिएट होती है ना कि डॉक्टर यही होगा जब उसके पास ये सारी चीज़ें होंगी. सो किसी तरह का उसके पास कोई चीज़ नहीं थी बल्कि वो एक नॉर्मल तिब्बतन की तरह एक रिलीजियस गेटअप में था और उन्होंने कोट डाली थी और कैप डाली थी. एंड वो सिम्टम्स अपने बताते हैं कि किस तरीके से वो पूरी रात परेशान थे, वो सो नहीं पा रहे थे. कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एंड डॉक्टर जैसे अब आपके रिस्ट को उठाकर आपके वेन्स को चेक करते हैं वैसे वो भी चेक कर रहे थे. इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू Satan. A cold and the effect of altitude. I will give you something for it. And जिस तरह से मैंने बताया कि the problem of height, ठीक है, used to नहीं है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है. I asked him if he thought I would recover enough to be able to do the Nogura. Oh yes, you will be fine. उनको डर था कि वो इतनी दूर एक रिलीजियस प्लेस पर आए हैं, इतनी मशक्क़त से आए हैं, प्रॉपरली उसी प्रोसीजर के साथ जा रहे हैं जैसे कि कॉमन मैन ट्रैवल करते हैं while visiting some kind of pilgrimage. So उन्हें डर था कि वो कोरा कर ना पाएँ जिसके लिए वो आए हैं. तो डॉक्टर ने कह रखा है कि इट्स नॉट अ बिग डील. दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर मोस्ट ऑफ द पीपल फेस बिकॉज ऑल्टीट्यूड की हाइट की प्रॉब्लम सभी को होती है क्योंकि कोई यूज टू नहीं होता है. I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that had to take with hot water. It tasted just like a cinnamon. The contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. Both contained small spherical brown pellets. They looked suspiciously like sheep tongue, but of course I took them that night. After my first full day's course, I slept very soundly like a log, not a dead man. And अब वो दवाओं का डिस्क्रिप्शन दे रहे किस तरह की दवाएं हैं, जैसे कि होम्योपैथ में पुड़ियों में दवा मिलती है ना, उस तरीके के उनको 15 जो होते हैं वो स्क्रीव्स ऑफ पेपर्स मिले रहते हैं. एंड ब्रेकफास्ट का जो पैकेज रहता है उसमें एक पाउडर रहता है जिनको हॉट वाटर से लेना पड़ता है. एंड लंच एंड डिनर का इस तरह के छोटे से स्पेरिकल शेप के टैबलेट्स होते हैं, जो टैबलेट्स कम और उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो वेस्टेज होता है एनिमल का वो ऐसा लग रहा था जैसे कि आप लोग बकरियों में देखते हो ना किस तरीके से वो डिस्पोजल्स करती हैं, उस तरीके का अजीब सा था. लेकिन वो फिर भी लेते हैं एंड वो कोर्स एक दिन ही खाते हैं तभी उनको आराम मिल जाता है एंड वो बहुत ही आराम से सोते हैं लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन. ऐसा ना इंसान पड़ा रहता है एकदम आराम से, साउंड स्लीप लेते हैं. ऐसा नहीं है कि वो मर गए, वैसे मरे इंसान की तरह नहीं लेते हैं बट एक साउंड स्लीप लेते हैं. Once he saw that I was going to live, Satan left me
to live, Satan left me to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me he knew that it did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है बेटा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या जो सेटन था वो बुद्धिस्ट था, एंड उसने ये क्यों कहा कि आप अगर मरते हो तो ज़्यादा फ़र्क वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे प्रोफेशन में फ़र्क आ जाएगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जिस प्लेस पे डायरेक्टर थे, बहुत सारे लोग, जैसे कि हम हिंदू कल्चर में अगर बात की जाए तो लोग बनारस में आके मरना पसंद करते हैं, गंगा जी के घाट के पास आकर मरना पसंद करते हैं, उनकी अस्थियाँ बहाई जाए, हरिद्वार चले जाते हैं। सो यहाँ पर भी वो एक बहुत ज़्यादा प्योर प्लेस था, एंड एज अ बुद्धिस्ट उसे पता था कि अगर यहाँ पर कोई लोग मरता है तो उसके जो उनकी आत्मा होती है वो स्वर्ग में जाती है, और अगर नैरेटर भी अगर मरते हैं सो इट्स नॉट अ बिग डील, यहाँ पर तो सपना होता है लोगों का मरने का। लेकिन उन्होंने उनकी हेल्प इसलिए क्योंकि लोग उनकी योग्यता पे शक ना करने लगे कि किस तरह से ट्रैवलिंग करके लेकर गया कि उनको प्रॉब्लम हो गई और वो मर गए। सो अपने बिजनेस के लिए वो ज़्यादा कंसर्न थे, वो ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे थे। इट्स नॉट दैट कि जो नैरेटर है वो मर जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील कि आप पिलग्रिमेज में आते हो एंड अगर आपकी डेथ हो जाती है, सो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। डार्चन डिड नॉट लुक सो हॉरेबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लिप। जब आपकी तबीयत खराब होती है ना तो आपको सब कुछ बेकार लगता है, इवन आप काश्मीर भी चले जाओ तब भी बेकार लगेगा। लेकिन अगर आपकी तबीयत सही होती है ना तो जिस भी एरिया में आप रहते हो और शाम का समय हो और सनसेट की टाइमिंग हो तो वो भी आपको ऐसा लगेगा कि जन्नत है। तो यहाँ पे डार्चन पहले उन्हें बुरा लगता था, बहुत ही मिजरेबल लगता था, अब उन्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अब नॉर्मल फील कर रहे हैं। It was still dusty, partially derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain of the south gave me a vision of the Himalayas commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandhata, with just a wisp of clouds suspended over its summit. And नज़ारा आप जस्ट इमेजिन करिए कि जिस तरह से वो निकल रहा है, ऐसा नहीं कि कूड़े कचड़े हट गए हैं, गंदगी खत्म हो गई है, एटमॉस्फेयर में डस्ट नहीं है, बट सामने का जो नज़ारा है माउंटेन जो पूरे फुल ऑफ माउंटेन से भरा हुआ है, गुल्ला मंदाता उन्हें दिख रहा है, इस ऐसे से माउंटेन्स दिख रहे हैं जो स्नो से कवर हैं, एंड जो सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, उन्हें अच्छा फील हो रहा है। The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions, as well as the usual strings of prayer flags. In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool, the battered table looking supremely incongruous in the open air. While nearby, women masked was the long here in the city, icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house. Darchan felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There were no pilgrims. अब एक एरिया बता रहे हैं rudimentary, मतलब बेटा कि राशन की दुकान को कह सकते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें जो नीड है, बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं वो मिले, हर चीज़ अवेलेबल थी वहाँ पर। एंड जो एरिया था जब वो निकल के देखते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है, जो मैन है वो अपना गेम खेलते रहते हैं, कोई स्ट्रेंज सी बात नहीं होती है, ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा होती रहती हैं। एंड जो विमेन है वो लेक के पास, नदियों के पास अपने बाल धुलती रहती हैं, कपड़े धुलती रहती हैं, एंड एक फुल ऑफ एक्टिविटी से भरा हुआ वो टाइम था। लेकिन नैरेटर के लिए एक ड्रॉबैक था, एक कहीं ना कहीं उनके लिए एक नेगेटिव फैक्टर ये था कि अभी तक कोई पिलग्रिम नहीं था, अभी तक उन्हें कोई अपना, मतलब ये होता है ना कि आप किसी पिलग्रिमेज पे जाते हो, सो आपको अगर कोई पार्टनर मिलता है तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ बात करते करते एंड साथ साथ रिलीजियस काम करते करते आपका वक्त गुजर जाता है, एंड आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी रहता है आपको अगर किसी के साथ मिलता है। लेकिन नैरेटर कुछ ज़्यादा पहले आ गए थे, ऐसा नहीं था कि सीज़न शुरू नहीं हुआ था, लेकिन सीज़न के स्टार्ट में आ गए तो अभी तक कोई भी पिलग्रिम्स नहीं आया था। आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ पिलग्रिमेज सीजन्स I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. Many brought their own accommodation, enlarging the settlement round its edges as they set up their tents, which spilled down onto the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. आप कहीं पे भी जाते हो तो आप सीजन्स चेक करते हो ना, कि कहीं किसी प्लेस पे अगर चले जाओ, माउंटेन वाले प्लेस पे, हिली एरियाज में लैंडस्लाइड ना होती हो, ज़्यादा बारिश का टाइम ना हो, सो हर जगह को घूमने का एक अलग एक सीज़न होता है। सो माउंट कैलाश का भी एक सीज़न है जहाँ पे जिस टाइम पे पिलग्रिम्स आते हैं अपने रिलीजियस एक्टिविटी को करने के लिए। लेकिन ऐसा और माना जाता है कि जब स्टार्ट होता है, ठीक है,
सो बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने टेंट को लेकर आते हैं, कोई होटल में रुकता है, कोई गेस्ट हाउस में रुकता है, कोई अपना अपना टेंट लेकर आता है एंड जो प्लेन रोड है उस पर स्टैंड आउट करता है। बट ऐसा मन लग रहा था कि वो सीज़न के बहुत ही स्टार्ट में आ गए हैं, इसीलिए उनको कोई पिलग्रिम्स नज़र नहीं आ रहा है। One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darjan's only cafe. After a little consideration, I concluded they were severely limited. Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. अब यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से वो पॉजिटिव पूरे टाइम थे, वो पॉजिटिविटी जो थी ना, वो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी डल हो रही थी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे किस तरीके से ट्रैवल करना है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं था, वो फॉरेनर थे, सो लैंग्वेज वाला भी इशू था कि कोई लोग समझ नहीं पा रहे थे उनकी लैंग्वेज को, सो बहुत परेशान थे उस एरिया में। एंड जिस तरीके से वो एक होता है ना कि प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया था अपना सेल्फ हेल्प के लिए कि पॉजिटिव रहना है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो फॉरेस्ट की कंडीशन हो या माउंटेन की कंडीशन हो, अगर आप फंसते हो तो विदाउट लूजिंग पेशेंस किस तरीके से प्रॉब्लम्स को डील करते हैं वो चीज़ आनी चाहिए। वो हेल्पफुल नहीं हो रहा था उनके लिए। इन माई डिफेंस इट हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज, बट हाउ एवर आई लुक्ड एट इट आई कुड ओनली वेट। एंड जिस तरीके से मेरी स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम चल रही थी, ऐसा नहीं था कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, मैं खुद को ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि मैं अकेला हूँ एंड मैं सारे इक्विपमेंट्स एक साथ लेके नहीं आ सकता और मेरी तबीयत भी कुछ खास अच्छी खासी ठीक नहीं है। तो मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकता हूँ कि पिलग्रिम्स आएँ एंड उसके बाद मैं उनके साथ ये जो यात्रा है, ये जो ट्रिप है वो शुरुआत करूँ। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रॉडन बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अकेले नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं रास्ते में नहीं जा सकता, मुझे सब चीज़ें पता है किस तरह से क्या करना है, किस तरीके से जाना है, बट मुझे अकेले नहीं करना था ये चीज़। The Kora was seasonal because parts of the route were liable to blockage by snow. I had no idea whether or not the snow had cleared, but I was not encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of Darjan's brook. Since Satan had left, I hadn't come across anyone in Darjan with enough English to answer even this most basic question. अब यहाँ पर क्या है कि सीज़न क्यों डिसाइड हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम पे हर सीज़न में बहुत सारे बर्फ़ गिरता रहता है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग जो होता है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ये सीज़न पर्टिकुलर था, लेकिन फिर भी बर्फ़ गिरना शुरू हो गई थी। सो ही डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि जो भी बर्फ़ जो गिरे पड़े हैं, जो जिस रास्ते से वो आए थे फुल ऑफ स्नोज था, वो क्लियर हुआ है कि नहीं है। एंड वो किसी से पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि सेटन जो था वो स्टॉपेज वही था, सेटन जा चुका था उन्हें छोड़ के उनके प्लेस पे, यहीं से उन्हें शुरुआत करनी थी अपने ट्रैवल की टू माउंट कैलाश, अपने पिलग्रिमेज की। सो यहाँ पर किसी को भी इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, सो उनके लिए कॉन्वर्सेशनल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही डिफिकल्ट था। Until that is I met Norbu. The cafe was small, dark and cavernous with long metal stove that ran down the middle. कैफ़े जो था बिल्कुल एक केव की तरह था, बहुत ही अंधेरा था एंड एक छोटी सी खिड़की थी। अक्सर मैं वहीं भी बैठा करता था क्योंकि मुझे कुछ पढ़ना वढ़ना होता था तो इससे रोशनी आया करती थी। मैं अभी तक थोड़ा बहुत नेगेटिव चल रहा था, पॉजिटिविटी थी लेकिन नेगेटिवनेस भी आ रही थी, लेकिन तभी तक था जब तक कि मैं नोरबू से नहीं मिला था। अब नोरबू कौन है, देखते हैं कौन से कैरेक्टर आए हैं यहाँ पर। द वॉल सीलिंग वॉज wreathed in sheets of multicolored plastic and the stripped variety broad blue, red and white that is made into stout voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe. As such, plastic must rate as one of the China's most successful exports along the Silk Road today. अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये पूरा जो सीन है वो कैफ़े का सीन है, किस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है, बहुत ही ज़्यादा केव टाइप का वो है, अंधेरा है बहुत ज़्यादा। एंड जो वॉल है, जो ऊपर की सीलिंग है वो बिल्कुल प्लास्टिक से कवर है, अलग अलग कलर्स की प्लास्टिक से कवर है। एंड वो प्लास्टिक जो है उनकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है चाइना में, बहुत ज़्यादा की तादाद में होती है, जिनको सिल्क रूट से दूसरे कंट्रीज़ में पहुँचाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। सो उसी प्लास्टिक से पूरा जो कैफ़े है वो कवर है, उसकी बिल्डिंग जो है वो कवर है। The cafe had a single window beside which I have taken a position so that I could see the pages of my notebook. I would also brought a novel with me to help pass the time.
एंड कैफ़े में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी, जैसे कि मैंने बताया वो अपनी बुक रखा करते थे, अपने नोटबुक रखा करते थे, क्योंकि उस रोशनी की मदद से या तो वो कुछ लिख पाते थे या तो कुछ पढ़ पाते थे, ताकि अपना टाइम पास कर सके और इंतज़ार कर सके दूसरे पिलग्रिम्स का कि वो आए एंड तब वो ट्रैवल शुरू करें, अपना पिलग्रिमेज शुरू करें। Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. अब यहाँ पर क्या है, नोरबू आते हैं, उनके हाथों में बुक देखते हैं और इशारे से पूछते हैं, क्योंकि नोरबू को भी नहीं पता होता है कि भाई वो इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो इशारे से पूछते हैं कि क्या मैं आपके ऑपोजिट बैठ सकता हूँ। वो एक ऐसा टेबल होता है जो बिल्कुल एक स्टैंड के बेसिस पे होता है। रेगुलर टेबल मीन्स कि एक छोटा सा पीछे से लगा हुआ स्टैंड है एंड बड़ा सा टेबल है, ठीक है, एक ही स्टैंड पे खड़ा हुआ टेबल। You English? He inquired. After he'd ordered tea, I told him I was, and we struck up a conversation. एंड नोरबू जो होता है उसे इंग्लिश आती है, क्योंकि वो पूछता है इंग्लिश, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बात करना एंड बात करना शुरू कर देते हैं। आई डिड नॉट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वेयरिंग अ विंड चीटर एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स ऑफ अ वेस्टर्न स्टाइल। और जिस तरह का ड्रेसअप रहता है नोरबू का, वो बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि वो तिब्बत से बिलोंग नहीं करता है, वो कहीं फॉरेन से बिलोंग करता है, जिस तरह का वेस्टर्न स्टाइल का उसने कपड़े पहने होते हैं। ही वॉज तिब्बतन, ही टोल्ड मी, बट वॉक्ड इन विजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। आई अज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क। जैसे कि बेटा हम PhD करते हैं ना, तो हमें पेपर लिखना होता है, हम अलग अलग जाके ट्रैवल करते हैं, अपने रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे नोरबू जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, जहाँ पर वो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में वो एक रिसर्चर हैं एंड वो पेपर लिखते हैं अलग अलग जगह पे। एंड वो यहाँ पर आए हैं, तो उन्हें ऐसा लगा, नैरेटर को ऐसा लगा कि शायद वो एक अपना थीसिस लिखने के लिए आए हैं, अपना डिसर्टेशन लिखने के लिए आए हैं। सो यस एंड नो। अब वो पूछते हैं कि क्या तुम थीसिस लिखने के लिए आए हो, यहाँ पर तुम ट्रैवल के लिए आए हो अपने एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से? नो और यस, हाँ भी और नहीं भी। आई हैव कम टू द कोरा, माई हार्ट जम्प्ड। अब अचानक से आपकी उम्मीद अगर ख़त्म होने लगे कि भाई कोई नहीं मिल रहा है, और अचानक से कोई पर्सन मिल जाए जो वही चीज़ करना चाहता है जो आप करना चाहते हो, इट्स अ फीलिंग ऑफ ना अमेजिंगनेस। सो बहुत कुछ होता है उसका दिल, क्योंकि वो कोरा करने के लिए आया रहता है। नोरबू हैड बिन राइटिंग अकेडमिक पेपर अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स स्पॉटेड इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मेनी ईयर्स। नोरबू के थीसिस का टॉपिक क्या उसने चूज़ किया है जिसके बाद उसे PhD डिग्री मिल जाएगी, वो ये है कि कैलाश कोरा पे लिखना, उसके इंपॉर्टेंस वेरियस वर्क्स को जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में पाए जाते हैं। ही टोल्ड मी बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ। उन्होंने लिखना तो शुरू किया, लेकिन खुद से प्रैक्टिकली उन्होंने कभी भी कोरा नहीं किया था। वो प्रैक्टिकली कोरा करने के लिए आए थे, सो दैट कि प्रैक्टिकली करके जब वो पेपर लिखना शुरू करें सो उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो। When the time came for me to tell him what brought me to Rajin, his eyes lit up. And जैसे ही टाइम आया और जब मैंने बताया कि मैं भी कोरा करने के लिए आया हूँ, नोरबू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं। We could be a team, he said excitedly. Two academics who have escaped from the library. अकेडमिक्स यहाँ पर क्यों बोला है कि वो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से थे, और जो नैरेटर थे वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे, तो वो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से थे। सो जो दो अकेडमिक हैं वो बाहर निकल गए हैं, असल दुनिया में आए हैं, वो जो चीज़ें सीखे हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल। अब उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग जो थी, जो करते रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, अब मेरा वो पॉजिटिव थिंकिंग वर्क कर रहा था कि नहीं, डोंट लूज होप, डोंट लूज पेशेंस, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एंड हुआ। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. Very high up, he kept reminding me, so tiresome to walk. He was not really a practicing Buddhist. It transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan. जितनी खुशी हुई थी उन्हें मिलकर नोरबू से, थोड़ी सी खुशी कम हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि जितना वो इक्विप्ड है, मतलब कि उनके पास भी सामान नहीं है बहुत ज़्यादा, किस तरीके से ट्रैवलिंग करनी है, कौन कौन से सामान होने चाहिए, किस तरीके से कौन से व्हीकल को वो करना है,
किसी कोई भी आइडिया नोरबू को भी नहीं था, बिल्कुल ही वो उनकी तरह बिल्कुल ही नॉलेजलेस था, उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एंड बार बार ही नोरबू जो था वो बहुत ज़्यादा फैट था, तो उसे ऐसा लगता है अरे यार इतना ऊपर जाना है, इतना ऊपर चढ़ना है, मुश्किल होगा मुझे, मैं नहीं कर पाऊँगा। सो इससे क्या पता चल रहा था कि वो एक रिलीजियस पर्सन नहीं था, क्योंकि रिलीजियस पर्सन में क्या होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग फेथ होता है कि नहीं यार करेंगे 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 करेंगे, लेकिन वो एक क्या होता ना कि बट उसके अंदर एक एनर्जी थी ये चीज़ करनी है, क्योंकि उसका वो एजुकेशनल परसेप्शन था, ठीक है, वो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आया था। Although I would originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. जिस तरीके से मैंने अनुमान लगाया था, envisaged मतलब कि पहले से ही एक होता ना कि प्रोबेबिलिटी चेक करना कि जिस तरीके से मैं जाऊँगा एंड मैं ट्रैवलिंग करूँगा, उस हिसाब से नोरबू एक अच्छा कंपेनियन था मेरे लिए। जैसे कि डिवोटीज़ होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, ऐसा नहीं था कि नोरबू भी बुरा था, नोरबू के अंदर वो एनर्जी थी, वो एंथुजियाज्म था ट्रैवल करने का। He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all around the mountain. जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि बहुत सारे लोग जो लेट कर एंड रोलिंग करके उस पर्टिकुलर मंदिर तक जाते हैं, सो ये इंटेंशन ना ही नैरेटर का था और ना ही ये इंटेंशन करने का नोरबू का था। वो लोग क्या करते हैं, एक याक हायर करते हैं, एक एनिमल हायर करते हैं जिस पे वो अपना सामान लाते हैं और वो निकल पड़ते हैं पैदल। उनका ये नहीं आइडिया था कि वो लेट के दोनों ही इतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे कि इतनी ज़्यादा मशक्क़त कर सके, नॉट पॉसिबल। अब वो क्या करता है, टेबल पे ही बैठा रहता है, वो हंसने लगता है क्योंकि अगर मैं लेटूंगा तो मतलब एक होता है ना कि उसका जो टमी है वो इतना मोटा था, उसका तोन इतना निकला हुआ था कि वो सोच के हंसने लगता है कि जिस तरीके से रोलिंग जो करके लोग जाते हैं, जो लेट कर लोग जाते हैं उस माउंट कैलाश तक, वो उसके लिए इम्पॉसिबल था क्योंकि उसका जो पेट है उसके आगे आ जाएगा और वो बहुत ही ठहाके से हंसकर वो टेबल पे ऐसे ही लेट जाता है, उसका सर जो रहता है वो हंसने लगता है। सो फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी बेटा। ये सिल्क रूट पे बहुत ही लंबा उन्होंने बुक लिखा है, उनकी बुक है निक मिडल्टन की, एंड ही इज़ अ फेमस जोग्राफर, ही हैज़न्ट डाइड येट, अभी भी वो हैं। इनका शो आता है जिसमें वो बताते हैं किस तरह से ट्रैवलिंग करना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे कितना रेडी होना चाहिए, एंड कभी आपको टाइम मिले तो आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। एंड बस दैट्स इट। नॉर्मली इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर थीम नहीं था कि विच यू हैव लर्नड कि अरे यार ऐसा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इसका कोई थीम नहीं था, बट हाँ अगर आप इन्फॉर्मेशन वाले बेसिस पे देखो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि माउंट कैलाश को किस तरीके से आप किस तरह से ट्रैवल करते हो, कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं एंड किस तरह की मशक्क़तें फेस करनी पड़ती हैं वाइल ट्रैवलिंग टू माउंट कैलाश। एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हाट यू हैव रेड ऑन गूगल और ऑन एनी ट्रैवलॉग मैगजीन, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वो प्लेस वैसा ही हो। सेकेंड हैंड नॉलेज जो होती है वो हमेशा इनकम्प्लीट होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट हैंड नॉलेज लो, क्योंकि फर्स्ट हैंड नॉलेज हमेशा रिलायबल रहता है। सो आप पढ़ो एंड पढ़ना इट्स नॉट अ बैड थिंग, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, बट एक इमेज क्रिएट कर लेना कि उतने ही सब कुछ एग्जैक्ट वे में मिलेगा ट्रैवलिंग के दौरान, it's just next to impossible. So that's it for today. And before ending this video, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस ट्रैवलॉग से, इस ट्रैवलिंग वाली स्टोरी से हमें सीखने को मिला कि बेटा कहा जाता है ना कि ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गेटिंग एजुकेशन। आप जब ट्रैवल करते हो, लोगों के बारे में जानते हो, हिस्ट्री के बारे में जानते हो, ज्योग्राफी के बारे में जानते हो, साइंस के बारे में, हर चीज़, हर सब्जेक्ट के बारे में आप जान सकते हो वाइल ट्रैवलिंग टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ट्रैवलिंग करनी चाहिए बिकॉज एक एजुकेशनल परसेप्शन से भी सही है, इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी सही होता है और मेंटल पर्सपेक्टिव से भी सही होता है। फिजिकल पर्सपेक्टिव से आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है, आप ट्रैवलिंग करते हो, आप खुश रहते हो, मेंटली आप रिलैक्स रहते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा विजडम गेन करते हो, एंड नॉलेज पर्सपेक्टिव से आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करते हो। तो ट्रैवलिंग जो होता है वो बेस्ट फॉर्म होता है एजुकेशन का, टू गेट एजुकेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।